हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपनी बुक स्पर्श का नया पार्ट लेकर। कौन सा पार्ट है? पार्ट है हमारा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यानी कि जो बचेंद्री पाल जी हैं उनकी द्वारा रचित ये चैप्टर है। उनकी जो एवरेस्ट की यात्रा रही, उन्होंने उस पर एक ये लेख लिखा हुआ है। लेख है इसलिए ये छोटा है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। इसमें आपको बताया गया है कि उन्होंने कैसे शुरू करी यात्रा, किन किन मुश्किलों का सामना किया, कैसी कैसी जगहों के नाम आए, सब कुछ आए, ये उन्होंने हमको बताया। किस डेट को शुरू किया, कहाँ वहाँ पहुँची तो उन्हें कैसा फील हुआ, वहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी, उन्होंने खड़े होने के लिए जगह बनाई। ये सब कुछ उन्होंने हमें इस पार्ट में बताया है। इस पार्ट में एक चीज़ और आपके लिए बहुत अच्छी सी मेंशन की गई है, जो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। वो है नाम, जगहों के नाम, और प्लस क्या कहते हैं, जो भी आपकी जितनी भी आपके लोग जो उनके साथ चल रहे हैं उनके नाम। ये सब चीज़ें जो जितनी मेंशन की गई हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती करी तो आपको दिक्कत आ जाएगी। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है, पढ़ना शुरू करते हैं। एवरेस्ट विजय के जिस अभियान दल में लेखिका बचेंद्री पाल एक सदस्य थी, मतलब जो एवरेस्ट को जीतने का अभियान था, एवरेस्ट थी ना, एवरेस्ट विजय, मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसको जीत के दूसरे देश से अपने देश में मिलाना, ऐसा नहीं था कि या वो तो एवरेस्ट तो है ही हमारे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, विजय करना यानी उस पर चढ़ जाना, क्योंकि उसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए उसके पर चढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर चढ़ना, एवरेस्ट विजय मतलब वहाँ पर चढ़कर झंडे लगाने जैसा कार्य जो रहता है। विजय के जिस अभियान दल में लेखिका बचेंद्री पाल एक सदस्य थी, सिर्फ एक सदस्य, कई सदस्यों की टीम थी, वह उस अभियान दल के साथ 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से रवाना हुई। ठीक है, दिल्ली से कहाँ गई? काठमांडू गई। काठमांडू से दिल्ली वो इन्होंने हवाई यात्रा करी, फिर रवाना हुई। इस दल से पूर्व एक दल और काठमांडू के लिए छूट चुका था, मतलब इनका जो दल गया, इससे पहले एक और दल दिल्ली से काठमांडू के लिए जा चुका था, जो इन्हीं के साथ में मिलना था, जो आगे बेस कैंप पहुंचकर दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करता। यानी कि जो बेस कैंप लोग बनाते हैं ना, बेस कैंप का मतलब होता है कि हम चढ़ाई करने से पहले जिस स्थान पर रहते हैं, नीचे की साइड पहाड़ पे चढ़ने से पहले नीचे हम जहाँ पहाड़ पे रहते हैं वो कहलाता है बेस कैंप। लेकिन वहाँ तक पहुँचना और उसके आगे पहुँचने बहुत, अब बर्फ़ तो वहाँ गिरती रहती है, तो उस बर्फ़ को साफ करना इन्होंने दिया ना। पूर्व एक दल जो काठमांडू छूट चुका था, बेस कैंप पहुँचकर दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करना था, यानी कि जो बहुत ही मुश्किल जो बर्फ़ थी उसको साफ करना उस दल का काम था। लेखिका ने उस स्थान का भी जिक्र किया जिसका नाम नमचे बाजार है। मतलब लेखिका ने हमें बताया कि हम एक जगह काठमांडू में रहे, आगे बढ़े, जहां हमको नमचे बाजार नाम की एक जगह मिली। वो भी अब जहां जहां जाती जाएंगी बचेंद्री पाल जी, वो हमको बताती जाएंगी कि इस लेख में उन्होंने ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करी, और जहां से एवरेस्ट की प्राकृतिक छटा का बखूबी अवलोकन किया जा सकता है। यानी कि नमचे बाजार से खड़े होकर एवरेस्ट को देखना बहुत ही सुंदर, क्योंकि उस समय एवरेस्ट बहुत ही करीब था, आ जाता है, तो उसको देखना बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से उसका अवलोकन करना बहुत ही सुखदायक लग रहा था। जहाँ से लेखिका ने भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जिसमें उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। बर्फ का फूल मतलब जहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बर्फ का इकट्ठा होना। अब बर्फ इकट्ठा कैसे होगी? बर्फ पड़ेगी और किसी पहाड़ पर रहेगी, तो मतलब वो जो बर्फ वहाँ पर पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, वो उन्होंने देखा। उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। आश्चर्यचकित का मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में उन्होंने बर्फ का फूल इतनी बड़े उसमें नहीं देखा था। तो ये कितना बड़ा था? लेखिका का अनुमान था कि वह बर्फ का फूल करीबन 10 किमी तक लंबा हो सकता था, मतलब वो इतना बड़ा था। यानी कि बर्फ
का फूल की आपको बताएं कि जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ पड़ती है, हर जगह गिरती है, लेकिन कहीं कहीं वो बर्फ़ जो है आकृति ले लेती है। आकृति कैसे लेती है? नीचे रखी हुई चीज़ों के हिसाब से आकृति लेती है। अब इतना बड़ा बर्फ़ का फूल कैसे? प्राकृतिक किसी पहाड़ के ऊपर कहीं पर जो है वो बनेगा। तो वो उन्होंने देखा और उन्होंने अंदाज़ा लगाया, ये लगभग 10 किलोमीटर लंबा बर्फ़ का फूल था। इस अभियान दल के सदस्य 26 मार्च को पेरिस नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पे भी एक जगह है जिसका नाम पेरिस है, जहां से काफिलों और आरोहियों के दल पर प्राकृतिक आपदा मंडराने लगी। अब क्या हुआ? अब इन्होंने जब चढ़ाई शुरू करनी थी तो ये एक पेरिस नामी जगह पे पहुंचे, जहां से इनको चढ़ाई शुरू करनी थी एवरेस्ट के लिए। अब क्या हुआ? वहां पर इनके दल के ऊपर क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा मंडराने लगी, क्योंकि पहाड़ों का जो मौसम होता है वो अनइवन होता है। कितनी जल्दी जो है तूफान आ जाएगा, हवाएं तेज हो जाएंगी, बर्फ पड़ने लगेगी, पता चला आपका एवलांच वगैरह भी आ जाते हैं। एवलांच मीन्स बर्फ जो है पहाड़ों से सरक के आ जाती है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल कब हो जाएंगी नहीं पता। तो मतलब मौसम बिगड़ने लगा। प्राकृतिक आपदा आने का डर क्यों? मतलब मौसम बिगड़ने लगा था उस समय। यह एक संयोग ही था कि 26 मार्च को अग्रिम दल में शामिल प्रेमचंद पेरिस लौट गए थे। तो क्या हुआ कि ये एक जो उनके साथ एक थे, उनका नाम था प्रेमचंद। तो वो क्या हुआ, 26 मार्च को जो है वो वापस जो है पेरिस लौट गए। उनको वापस जाना था वो, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था, मगर उससे पहले ही वो पेरिस लौट चुके थे। उनसे सूचना मिली कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 1 तक जाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया है। तो पेरिस जाने से पहले उन्होंने ये चीज़ बता दी थी। भाई पेरिस बेस कैंप था, बेस कैंप से आगे बढ़ना था, कैंप 1 कैंप 2, क्योंकि एक ही दिन में तो सारी चढ़ाई पूरी नहीं की जा सकती है। तो क्या हुआ, बेस कैंप नीचे लगा, फिर उसके ऊपर कैंप 1 लगा, फिर कैंप 2 लगेगा। तो इस तरीके से चढ़ाई करी जाती है। तो चढ़ाई करने के लिए अब बेस कैंप से वो पहले एक जगह पहुंचे पेरिस। अब प्रेमचंद जी जो है वो वापस आ गए, जो पहले दल गया था उसमें से वो वापस आ गए। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उनको, तो वो वापस चले गए। तो तब तक उन्होंने जाने से पहले पेरिस मतलब नीचे की जाने की तरफ उन्होंने ये चीज़ बता दी कि कैंप 1 तक जाने का 6000 किलोमीटर का रास्ता एकदम बर्फ से साफ कर दिया गया। ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। दूसरे तीसरे दिन पार करके चौथे दिन दल के सदस्य अंग दोरजी, ठीक है, ध्यान से नाम सुनते जाइएगा, अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिरसा साउथ कोल पहुंच गए। ठीक है, ये जो नाम है ये ध्यान रखिए, अंग दोरजी, लोपसांग, गगन बिरसा। ठीक है, ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछे जा सकते हैं, या एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पे भी ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो साउथ कोल पहुंच गए ये लोग। कहां पर पहुंचे? साउथ कोल नाम की जगह पर। 29 अप्रैल को 7900 मीटर की ऊंचाई पर उन लोगों ने कैंप 4 लगाया। ठीक है, अब उन्होंने कहां पर लगाया? कैंप 4 कहां पर लगाया? उस 7900 मीटर की ऊंचाई पे। अब एवरेस्ट की जब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो कहां पर पहुंचे ये लोग? 7900 फीट की ऊंचाई पर। वहां पर पहुंचकर इन्होंने कैंप लगा दिया, कैंप 4 लगा दिया। लेखिका 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ल्होसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब सोचिए जरा, तो चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम होता है, हम ऊंचाई पर होते हैं, तो धीरे धीरे इनको इस चढ़ाई को पूरा किया जाता है, इनको चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि लेखिका 15-16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन 1984 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन कहाँ पे थी? सीधी ढलान। जगह क्या थी? ल्होत्से की सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप नंबर 3 में थी। 3 में ये पहुंच गई थी 15-16 मई तक, और वहां से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, मतलब उस कैंप 3 में 10 और व्यक्ति मौजूद थे।
उनके अलावा जो वहां पर विश्राम कर रहे थे और आगे की चढ़ाई के लिए अपनी एनर्जी बटोर रहे थे। साउथ कोल कैंप पहुंचने पर लेखिका ने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। अब यहां से इनकी महत्वपूर्ण चढ़ाई शुरू होती है, मतलब कहां पहुंचने की, अब वो सीधे चोटी पर पहुंचेंगी। तो अब उन्होंने क्या किया, अब क्योंकि वहां तक हमें पहुंचना है, एक तो जीत की खुशी है और दूसरा हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं, तो उसके लिए तैयारियां भी खूब करनी पड़ती हैं। ठंड भी उतनी, जितनी हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे ठंड उतनी बढ़ती जाएगी और मौसम उतना अनइवन होते जाता है कि कितनी जल्दी मौसम बिगड़ेगा किसी को कोई अंदाजा नहीं रहता। तो बचेंद्री पाल जी ने दूसरे और आगे की चढ़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सारी तैयारियां होती रही, अभियान चलता रहा, पर्वतारोही दल आगे बढ़ता रहा और अंत गोत्वा 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। तो यानी कि तैयारियां हुई, जो दल आगे बढ़ते रहे और आखिरकार परेशानियों को पार करते हुए 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 पर बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। ये चोटी, अब चोटी है तो जगह भी सकरी होगी भाई, जगह भी ज्यादा नहीं रहती, तो वही चोटी, एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी होकर लेखिका ने गजब का अनुभव किया। मतलब अब इतनी ऊंचाई, ये सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, वहां पहुंचकर खड़े होने का एक तो अनुभव ही अपने आप में और दूसरा वहां से नज़ारे बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने बहुत अच्छा, खुशी भी थी, वहां के नज़ारे भी थे, सबसे बड़ा जो उनको था कि हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए थे। तो इस तरीके से वो वहां पर पहुंच गई। लेखिका ने उन सूक्ष्म भावों को भी लिपिबद्ध किया जिन भावों को अभिव्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। तो उन्होंने एक छोटी छोटी सी चीज़ बताई, सिरहन, आपको किस तरीके से हम महसूस कर रहे थे, सारी चीज़ों को लिपिबद्ध करने का मतलब होता है उन्होंने लिखा, उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी कि वो कैसा फील कर रही थी। इस सफलता के उपरांत उन्हें बधाइयों का तांता लग गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँची सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे कि मैम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बधाइयाँ कि आप यहाँ पहुँच गई। लेखिका ने उस स्थान को फावड़े से काटकर उतना चौड़ा किया जिस पर वह खड़ी हो सके। तो अब वहाँ पे बर्फ पड़ती है, अब पहाड़ की चोटी है तो बर्फ पड़ेगी, क्या होगा, वो ऐसे ऐसे करके गिरती जाएगी। वहाँ जब आप चोटी पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर खड़े होने भर की भी जगह नहीं रहती, तो उस जगह को चौड़ा किया जाता है, मतलब फ्लैट सरफेस किया जाता है। तो फावड़े से खोद के उन्होंने जगह बनाई जहाँ पर वो खड़ी हो सके, क्योंकि बर्फ अब वहाँ पे थोड़ी सी भुसभुसी टाइप की होती है, आपको स्टेबिलिटी नहीं देगी, आप रखोगे तो काफ़ी हद तक अंदर धंस जाएंगे आपके पैर। तो आप जब फावड़े से काटोगे और उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ठांसते जाएंगे तो वहाँ पर खड़े होने की जगह बन पाती है। तो उन्होंने कहा वहाँ पर खड़े होने की जगह बनाई, वहाँ उन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराया, हमारा तिरंगा उन्होंने वहाँ पर फहराया। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ संक्षिप्त पूजा अर्चना भी की। भाई हमारे देश की परंपरा है कि हम चाहे जितने भी आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाएं, हम अपनी जो है परंपराओं को नहीं छोड़ते। तो वही चीज़ बचेंद्री पाल जी के साथ में भी थी, और जब वो वहाँ पहुँच गई तो उन्होंने वहाँ पे नियमानुसार कुछ पूजा अर्चना भी करी, भगवान को धन्यवाद दिया कि हम यहाँ पर सही सलामत पहुँच गए, इतनी ऊंची चढ़ाई हमने चढ़ी, तो सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद दिया और उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू इस चीज़ के लिए भी अदा किया कि उन्होंने इनके इस सपने को पूरा भी करने में उनका सहयोग किया। फिर विजय दल का वर्णन करते हुए लेखिका ने वर्णनात्मक शैली को इस तरह एक रूप बनाए रखा कि पाठक इन घटनाओं का वर्णन आंखों देखा दृश्य जैसा लगने लगे। तो अब जो विजय दल क्यों कहा गया, क्योंकि एवरेस्ट में बहुत सारे दल चढ़ते हैं, ठीक है, काफी लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर वहां तक सभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए जो पहुंच जाते हैं उन्होंने विजय प्राप्त कर ली एवरेस्ट पे। तो इन्होंने क्या, वो उसको कहते हैं विजय दल। तो इन्होंने जिस दल के साथ किया गई है तो उन्होंने बोला विजय दल के साथ इन्होंने जो चढ़ाई चढ़ी उसका मतलब शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि जैसे लग रहा है, हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सही में हम जो है वो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम आंखों देखी महसूस कर पा रहे थे वहाँ पर। तो हम ये पढ़ते समय हम ये चीज़ें महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको जैसे शैली पूछी जाती है, तो यहाँ पर शैली उनकी क्या है, वर्णात्मक शैली। उन्होंने किस शैली का इस्तेमाल किया, वर्णात्मक शैली का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये पाठ आपको बताता है कि कठिनाइयाँ हमें हर रास्ते में मिलती हैं। हम चाहे जिस रास्ते में चलें, हमें कठिनाइयाँ मिलती हैं, मगर उस कठिनाई, अब ये नहीं है कि हम जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि हर सफ़र पार करने में थोड़ा सा वक्त हमको लगता ही है, चाहे हम जहाँ रहें। कोई भी चीज़ को हम एम करें चलने के लिए, हमें वक्त लगेगा। तो उसी तरीके से बचेंद्री पाल जी ने तो बहुत ही मुश्किल रास्ता तय अपने लिए डिसाइड किया कि हम इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ेंगे। आखिरकार वो चढ़ गई और उन्होंने हमको इसका पूरा वर्णन भी बताया। तो इस तरीके से ये पाठ हमने आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे प्रीवियस जो पार्ट है हमने आपको पढ़ाया था, उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स थे, उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स इसमें भी रहेंगे आपके पास में। वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव। तो इस तरीके से ये पार्ट हमने खत्म किया। थैंक यू, बाय बाय।